हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है और आज इस वीडियो सेशन में मैं जो एमपीपीएससी का डीएसपी रेडियो का अभी हाल ही में कुछ जो एग्ज़ाम हुआ है 16 अक्टूबर 2022 में उस पेपर का मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, आंसर की तो आ गई है, बाकी इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले फर्स्ट पार्ट में आपने शुरुआत के जो 50 क्वेश्चन हैं वो आपने देखे थे टेक्निकल सेक्शन का। अभी टेक्निकल सेक्शन में ही जो बाकी के 50 क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग अभी इस वीडियो से में डिस्कस करते हैं। होप मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ तो आप लोगों को इस एग्जाम का तो ठीक है और आगे के एग्जाम के लिए भी आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जा रहा होगा, है ना। उसी उद्देश्य के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 101वां जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आपका बिफोर यूजिंग लाप्लास इक्वेशन, ठीक है, or Poisson equation in several examples, we must pause to show that if our answer satisfies Laplace equation and also satisfy the dash, then it is only the possible answer। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो बाउंड्री कंडीशंस होगा। ठीक, मतलब ये कहने का मतलब है कि लाप्लास इक्वेशन और पॉइजन इक्वेशन यूज करने से पहले हम लोगों को अपना आंसर को सेटिस्फाई कराना चाहिए लाप्लास इक्वेशन में और बाउंड्री कंडीशन में। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का तात्पर्य था और इस क्वेश्चन का आंसर सी है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है कि एक परफेक्ट कंडक्टर के लिए क्या इक्वेशन होना चाहिए। तो आपको पता है, जैसे आप प्रोपोगेशन कांस्टेंट जब इसका वैल्यू निकालते हैं तो अल्फा प्लस जे बीटा आता है ना, जिसमें आपका ये अटेन्यूएशन कांस्टेंट होता है और ये फेज कांस्टेंट होता है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आपको पता है कि जो प्योर कंडक्टर परफेक्ट कंडक्टर होता है उसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू वैल्यू होती है ओमेगा म्यू सिग्मा बाय 2, अगर आपको ध्यान होगा तो अल्फा की वैल्यू बीटा के बराबर होती है, तो इसका सही आंसर होगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अपन कहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में। वो बोलता है एंटीना का क्वेश्चन कि रेडिएशन रेजिस्टेंस है वो डिफाइन हो रहा है कि रेशियो ऑफ पावर रेडिएटेड बाय एंटीना टू द, आपको पता है पावर होता है आपका आई स्क्वायर आर, है ना, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। तो अगर आर की वैल्यू निकालेंगे रेडिएशन रेजिस्टेंस की तो वो हो जाएगा पी बाय आई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेडिएशन रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना टू द स्क्वायर ऑफ करंट की करंट। तो आपका आई स्क्वायर है तो स्क्वायर ऑफ करंट हो जाएगा ये, तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर आपका ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक, ट्रांसमिशन लाइन है और अगर उसको टर्मिनेट किया गया है प्योरली रिएक्टिव लोड में, ठीक है, प्योरली रिएक्टिव लोड में, तो उसका एस डब्ल्यू आर कितना होगा। ठीक है, तो उसका जो एस डब्ल्यू आर होगा, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ट्रांसमिशन लाइन, जो आपका ट्रांसमिशन लाइन है वो आपका रिएक्टिव लोड में टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है, रिएक्टिव लोड आपका जे एक्सएल भी होता है, ठीक है, और आपका जैसे जे ओमेगा एल हो गया, 1/j/ओमेगा सी हो गया। तो आपका जो भी जो लोड होता है इसमें आपका जो एस डब्ल्यू आर होगा वो आपका इनफाइनाइट वैल्यू होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 105वां क्वेश्चन है। 105वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मैच 200 ओम लोड, ठीक है, 200 ओम का जो लोड है उसको 300 ओम के ट्रांसमिशन लाइन के साथ मैचिंग कराना है ताकि जो एस डब्ल्यू आर है वो 1 पे आ सके। ठीक है, जहाँ जेड नॉट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस ऑफ है, और लैम्डा बाय 4 ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लैम्डा बाय 4 ट्रांसफार्मर के लिए जो इम्पिडेंस होता है वो जेड ओ स्क्वायर बाय जेड एल होता है ना। तो ये होता है आपका जो भी इनपुट इम्पिडेंस हो गया। अब यहाँ पे आप इसको निकाल लीजिए। ठीक, जेड ओ स्क्वायर बाय जेड एल से अगर आप इसको करना चाहें तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल भी। ठीक, तो यहाँ पे आपको जेड नॉट निकालना है तो जेड नॉट निकाल सकते हैं आप इसको जेड इन इंटू जेड एल करके। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए। आपका 200 ओम का लोड है और आपको 300 ओम के साथ मैच कराना है। ठीक है, तो आप इसको जेड नॉट आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाए 3 2 6 और 100 बाहर, तो 100 इंटू अंडर रूट ऑफ 6,
जो कि इसकी वैल्यू आएगी 244.9, जो कि है 245 के आसपास। तो 245 ओम विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आपका H मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। आपका H जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है क्वेश्चन में, H इक्वल टू एच एम ई टू द पावर जे ओमेगा टी प्लस बीटा जेड ए एक्स इन फ्री स्पेस। तो E आपको निकालना है। आपको पता है कि जो E होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होता है, वो एफ साइलेंट E होता है। ठीक है, ये तो आपको फॉर्मूला मालूम ही है। ठीक, और अगर ये है तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D बाय एफ साइलेंट, और फ्री स्पेस है तो एफ साइलेंट नॉट एफ साइलेंट आर की जो वैल्यू होती है वो आर की वैल्यू, एफ साइलेंट आर की वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये D बाय एफ साइलेंट नॉट होगा। कोई ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो आपको दिख रहा होगा E इक्वल टू D बाय एफ साइलेंट नॉट, सिंपल सा। तो इतना आसान क्वेश्चन था ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन कंडक्टिंग वॉल, ठीक, आपका जो प्लेन कंडक्टिंग वॉल है उससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ज्यादा होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन स्पेस से। ठीक है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, या नॉर्मल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन, ग्रुप वेलोसिटी, या फेस वेलोसिटी। तो आपको याद रखना है कि जो फेस वेलोसिटी होती है उसको अपन वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका सी से बड़ा होता है जब वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट होके आता है। तो ठीक है, तो उसको फेस वेलोसिटी बोलते हैं, और जब ग्रुप में होता है तो वो ग्रुप वेलोसिटी बनता है। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर डिफाइंस द रिकर्शन। ठीक है, तो ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो रिकर्शन को करता है। तो इसका जो सही आंसर है, जो रिकर्शन को फॉलो करता है, मतलब डिफाइन करता है, वो ना क्या है आपका, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इस टेक्निक पे चलता है। तो वो आपका स्टैक जो है वही उसको डिफाइन कर पाता है। तो ये जो ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक, जो रिकर्शन को डिफाइन कर पाता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजिटल का है। उसमें साफ साफ क्वेश्चन में बोल देता है कि कौन सा चीज करेक्ट नहीं है। तो आपको देखना है हेक्साडेसिमल नंबर यूज 16 डिस्टिंक्ट काउंटिंग डिजिट। हाँ बिल्कुल सही है, 0 थ्रू 9 और A थ्रू F बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब ये सही बोल रहा है। द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग इट 0 से 1, 1 से 0। हाँ ये भी सही है, 1s कॉम्प्लीमेंट का मतलब तो यही होता है। ऑक्टल नंबर का जो बेस है वो 7 है, तो नहीं, ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो 8 होता है, तो ये गलत है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही फिट बैठेगा। तो 109 का जो आंसर होगा वो आपका सी होगा। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग 110वां में। 110वें में क्या बोलता है, विच इज द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसका कन्वर्जन करना है, तो आपको 7e जो आपका दिया हुआ है वो आपका हेक्साडेसिमल में 7e है। इसका डेसिमल में अगर करना होगा तो इसको आप क्या कर लीजिए, 16 टू द पावर 0 इंटू ई, ठीक है, प्लस 16 टू द पावर 1 इंटू 7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 126। ठीक है, ये आपका डेसिमल में आ जाएगा। ठीक, डेसिमल में, सॉरी। अब इसको अगर आपको ऑक्टल में करना है तो आप 7e को पहले तो आप बाइनरी में लिख दीजिए। तो 7 मतलब होता है 0 1 1 1, और e का मतलब होता है 1 1 1 0। ऑक्टल में करने के लिए आपको यहाँ से 3 3 बिट को लेना पड़ेगा, पेयरिंग करना पड़ेगा। तो ये 3 बिट हो गया, ये 3 बिट हो गया, और यहाँ से 2 बिट और एक और अपन 0 जोड़ देंगे। ठीक, तो ये 1 1 0 को क्या बोलते हैं अपन, 6 बोलते हैं। 1 1 1 को क्या बोलते हैं, 7 बोलते हैं। और ये 0 0 1 को क्या बोलते हैं, 1। तो ये 176 किस में हो गया, ऑक्टल में। क्या आपको दिख रहे हैं कहीं पे 126 10 में, तो 126 है, 126 है। और 176 8 में है तो 156 या 176 है, ये है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। उसके आगे आपको देखने की जरूरत नहीं, और बाकी देखेंगे तो आप यहाँ से देख लीजिए 1 1 1 1 1 1 0, तो ये 1 1 1 1 1 0 ये भी है, तो ये आपका सही आंसर है। तो आपका सिंपल सा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि जो फ्लैश मेमोरी होती है उसको और क्या बोलते हैं। तो फ्लैश मेमोरी तो ई प्रॉम तो होता ही है, और RMM और EA भी होता है। ठीक है, तो इरेजेबल, ऑल्टरेबल, रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं जिसको अपन फ्लैश मेमोरी बोलते हैं, इसलिए डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 112वां।
112वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि OSI मॉडल में कौन सा लेयर है जो हेडर को ऐड नहीं करता है। ठीक है, तो 112वां में देखिए आंसर जो होगा, देखिए सारे लेयर ना हेडर को ऐड करते हैं बस फिजिकल लेयर को छोड़ के। तो फिजिकल लेयर जो होता है वो लेयर 1 कहलाता है, इसलिए फिजिकल लेयर हेडर को नहीं जोड़ता है। ठीक है, और डेटा लिंक लेयर तो ट्रेलर भी जोड़ देता है एरर के लिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोटोकॉल, ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो रिमोट लॉगिन कैपेबिलिटी देता है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका टेलनेट है। ठीक, जो टेलनेट होता है और सिक्योर शेल जो प्रोटोकॉल होते हैं, ये दोनों प्रोटोकॉल ऐसे हैं जो रिमोट लॉगिन प्रोवाइड करते हैं। FTP भी एक ऐसा है जो रिमोट लॉगिन प्रोवाइड करता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, 8086 का क्वेश्चन है कि 8086 में कितने एड्रेस लाइन होते हैं। तो आपको याद रखना है 20 बिट के जो एड्रेस लाइन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ क्यू। जो क्यू होता है, जैसे अपन स्टैक पढ़े वैसा क्यू भी होता है, तो वो इनमें से कौन सा क्यू है। ठीक है, तो आपको याद रखना है इनमें से प्रायोरिटी क्यू जो होता है वो एक टाइप ऑफ क्यू होता है। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कंप्यूटर नेटवर्क से है, वो क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू डेटा लिंक प्रोटोकॉल। डेटा लिंक जो लेयर होता है उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, तो डेटा लिंक को तो आपको मालूम है कि वो एरर कंट्रोल भी करता है, फ्लो कंट्रोल भी करता है। ठीक है, और ये आपका HDLC भी प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, इसलिए इसका जो आंसर होना चाहिए वो आपका डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबोव। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 117वां, वो ये बोलता है कि दो आइडेंटिकल सेक्शन है आपका नेटवर्क का। ठीक, आपका क्या है, टू आइडेंटिकल सेक्शन ऑफ नेटवर्क है। अब इसमें जो आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, इसमें वो क्या निकालने बोलता है, टू आइडेंटिकल सेक्शन ऑफ नेटवर्क है। अब इसमें ओवरऑल ट्रांसमिशन पैरामीटर निकालना है। ट्रांसमिशन पैरामीटर मतलब आप याद रखिएगा ABCD पैरामीटर को ही ट्रांसमिशन पैरामीटर कहा जाता है। तो ABCD पैरामीटर आपको निकालना है, तो आप एक काम करिए, यहाँ पे एक लूप लगा दीजिए, यहाँ पे एक लूप लगा दीजिए। उसमें आपका जो वैल्यू आएगी उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा उससे। ठीक, आपको लूप लगाना है, दो इक्वेशन बनाना है और उसको ABCD पैरामीटर के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो ABCD पैरामीटर के टर्म में अगर आप लिखेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 7 12 और 4 7। ठीक, तो ये आपका आंसर बैठ जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 118वां क्वेश्चन है। 118वां क्वेश्चन में क्या बोलता है कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर सीरीज कनेक्शन ऑफ टू टू पोर्ट नेटवर्क है तो उसको किस रिलेशन से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, जब सीरीज होता है तो Z पैरामीटर से हम लोग ऐड कर सकते हैं दो उसको। ठीक है, और जब आपका क्या बोलते हैं सीरीज है, ठीक, और पैरेलल के लिए हम लोग Y पैरामीटर को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, फिर जब कास्केडिंग होता है, कास्केडिंग करते हैं तब हम लोग H पैरामीटर को लेके चलते हैं। ठीक, ठीक, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। ठीक, 119वां क्वेश्चन। 119वां क्वेश्चन में आपको क्या बोल दिया है कि पोल जीरो डायग्राम आपको दे रखा है। ठीक है, पोल जीरो डायग्राम दे रखा है। अब वो बोल रहा है कि ये किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो आपको यहाँ पे देखना है, देखिए यहाँ पे जीरो आपका ओरिजिन के पास है, पोल इनफाइनाइट में है और चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें जो इसका सही आंसर है इस पोल और जीरो का कॉन्सेप्ट का, वो RC है। ठीक है, तो RC एडमिटेंस जो है वो इसका पोल जीरो का ये डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 120वां क्वेश्चन, जो आपका क्या बोलते हैं रूथ हर्विट्स को पॉलिनोमियल को समझा रहा है। ठीक है, तो रूथ हर्विट्स पॉलिनोमियल में आपको क्या करना होता है, देखिए फॉर गिवन पॉलिनोमियल, जो रूथ हर्विट्स पॉलिनोमियल है उसका रेंज अपन को निकालना रहता है। तो आप क्या करिए, इसका आप ऐसा टेबल बना दीजिए, क्या है, S4 है, S3 है, S2 है, S1 है और S0 है। ठीक, तो S4 में आप 1 रख दीजिए, S4 S3 S2 S1 S0। तो आप यहाँ पे ऑड नंबर पे रख दीजिए, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक, और यहाँ पे आपका आ जाएगा K और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि ये जो K है,
k शुड बी ग्रेटर देन 0, तो k शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए k-2 डिवाइडेड बाय k, और ये आपका आ जाएगा 1। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा k-2 बाय k शुड बी ग्रेटर देन 0, तो k शुड बी ग्रेटर देन 2। तो ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे उसके आगे जाएंगे, ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे 2 इंटू k-2 बाय k, ठीक है, माइनस ऑफ k डिवाइडेड बाय k-2 बाय k, ठीक। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 k-4, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस आपका आ गया ये बाय k तो है ही, बाय k माइनस k स्क्वायर, ठीक। और डिवाइडेड बाय आपका आ गया k-2 बाय k। इसको अगर आप ये कटा तो आपका आंसर आ जाएगा 2k-4 माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय k-2। तो ये ऑप्शन में तो आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे आपको 2 माइनस k स्क्वायर बाय k-2 दिख रहा है, यहाँ पे तो कुछ और ही है, ठीक। तो अल्टीमेटली अगर आप जब इसको सॉल्व करेंगे ये आपका, तो आपका आंसर आ जाएगा 2k माइनस k स्क्वायर, ठीक है, इज ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे आपका ये सॉल्व होगा, ठीक। तो इसलिए ऐसा कोई भी k की वैल्यू आपकी नहीं आएगी, नो वैल्यू ऑफ k जिसमें ये रेंज इसका लाई करेगा, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक। तो आपका ये हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 121वां क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर दिया है जिसमें बेस करंट आपको निकालना है। इस पूरे ट्रांजिस्टर का बेस करंट आपको निकालना है जिसमें बहुत सारी वैल्यू आपको दे रखी है। तो आप इसमें अगर लूप लगा देंगे तो आपका आ जाएगा माइनस वी बी बी, ठीक है, प्लस अगर आप देखें तो आई बी इंटू आर बी कर सकते हैं, ठीक, प्लस आपका वी बी ई आएगा, ठीक है, यहाँ पे वाला वी बी ई, प्लस आपका यहाँ पे आई ई इंटू आर ई आएगा। और आई ई अगर आपको पता है एमीटर करंट वो होता है आई सी प्लस आई बी, है ना। और आई सी क्या होता है, बीटा आई बी, तो इसका मतलब है बीटा प्लस 1 आई बी। तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा प्लस 1 इंटू आई बी इंटू आर ई, ठीक, इज इक्वल टू 0, ठीक। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस वी बी बी की वैल्यू, मतलब वी बी की वैल्यू 5 है, आई बी की वैल्यू नहीं पता, वही तो निकालना है, और आर बी की वैल्यू मालूम है 10 किलो ओम है, ठीक है, प्लस आपका वी बी ई की वैल्यू 0.7 है, प्लस बीटा प्लस 1, बीटा की वैल्यू 100 दे रखी है, तो आप इसको 100 हो गया 101 इंटू आई बी आपको निकालना ही है, और आर ई की वैल्यू भी 100 दे रखी है, इक्वल टू 0। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो सीधा सीधा आई बी की वैल्यू आ जाएगी 213.9 माइक्रो एम्पियर, ठीक है। तो आप 213.9 को आप चेक कर लीजिए कि आपका कहीं है क्या, तो आपको यहाँ पे 213.9 आपको डी ऑप्शन में दिख जाएगा, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, जो आपको दो एफईटी है उसको आपको सीरीज में, सॉरी पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। अब उसका कॉम्पोजिट आपको जीएम और आरडी की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब देखिए आरडी मतलब ड्रेन रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, आधा हो जाता है, तो आर डी बाय 2 आपका आ जाएगा। और जीएम है ट्रांस कंडक्टेंस, तो पैरेलल में क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस ऐड हो जाता है, तो जीएम जीएम 2 जीएम हो जाएगा, तो 2 जीएम। तो इसका सही आंसर होना चाहिए डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में आते हैं 123वां क्वेश्चन। 123वां क्वेश्चन क्या बोलता है कि एन चैनल जेफेट है जिसमें आईडीएसएस की वैल्यू जो है 20 मिली एम्पियर दे रखा है, ठीक है, 20 मिली एम्पियर। जो पिंच ऑफ वोल्टेज है वो -8 वोल्ट है, ठीक, और ट्रांस कंडक्टेंस की वैल्यू है 5 मिली एम्पियर पर वोल्ट। अब आपको और VGS की वैल्यू दे रखी है आपको -4 वोल्ट। अब आपको क्या निकालना है, ID की वैल्यू निकालना है, ठीक। तो ID की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ID की वैल्यू का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, IDSS 1 माइनस VGS बाय VP का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। इस वैल्यू में अगर आप पुटअप कर दें, यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 मिली एम्पियर 1 माइनस, और VGS और VP दोनों माइनस माइनस में तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 4/8 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो 1 माइनस 1/2 मतलब 1/4, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 5 मिली एम्पियर, तो 5 मिली एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक।
आई थिंक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को देख के ही समझ में आ रहा होगा। फिर एक और सिंपल सा क्वेश्चन, ट्रांस कंडक्टेंस और आपका आईडीएसएस कैसे रिलेट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जीएम की वैल्यू होती है 2/mod ऑफ वीपी, ठीक है। और यहाँ पे होता है आईडी इंटू आईडीएसएस, ठीक। तो यहाँ पे आपको कहीं पे दिख रहा है क्या 2 बाय ये, तो आपको बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर दिख रहा होगा, ठीक है, 124 का बी ऑप्शन, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 125वां है, ठीक। उसमें सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है आपको कि अगर पीएन जंक्शन डायोड को कंपेयर करें तो जो शॉर्टकी बैरियर डायोड होता है उसका जो थ्रेश होल्ड वोल्टेज होता है, ठीक है, थ्रेश होल्ड वोल्टेज वो कम होता है एक्चुअली, ठीक। जो क्योंकि वो आसानी से स्विच करता है शॉर्टकी बैरियर डायोड, तो उसका जो थ्रेश होल्ड वोल्टेज वोल्टेज होता है वो कम होता है, और उसका जो रिवर्स सेचुरेशन करंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो रिवर्स सेचुरेशन करंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से इसका आंसर आपका सी है, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट उसमें आते हैं 126वें क्वेश्चन में। 126वां जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोलता है कि 4 बिट का पैरेलल एडर है, 4 बिट का पैरेलल एडर है, जिस तो ये जो लुक अहेड कैरी है उसको क्यों डाला जाता है। तो लुक अहेड का मेन पर्पस तो यही है कि जो प्रोपोगेशन टाइम हो रहा है ना कैरी का, वो कैरी को अपन कम कर पाए, ये कैरी को अपन कम कर पाए, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि रिड्यूस कैरी प्रोपोगेशन टाइम, ठीक। और उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन दिख रहा है कि ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये क्यों कैसे यूज करते हैं। तो आपको ये जो दिख रहा होगा एस का लाइन, वो इधर एस बार हो जा रहा है और इधर एस हो जा रहा है और इधर से इनपुट आ रहा है। तो क्या ये बिल्कुल मल्टीप्लेक्सर जैसा नहीं दिखता, ये सेलेक्ट लाइन है एस और यहाँ पे आई नॉट होता है, आई वन होता है और यहाँ से जाता है, और यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आता है वाई, वाई का आउटपुट आता है एस बार इंटू आई नॉट प्लस एस इंटू आई वन। वैसे ही यहाँ पे भी है एस बार इंटू डी नॉट प्लस एस इंटू डी वन, सिंपल। तो ये जो आपको सर्किट दिख रहा होगा वो सीधा सीधा मल्टीप्लेक्सर का सर्किट आपको दिख रहा है, तो इसका जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन मल्टीप्लेक्सर है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 128वां का। 128वां का जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 2048 बिट का जो रीड ओनली मेमोरी है वो 512 वर्ड में 4 बिट के ईच उसमें ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इनपुट और आउटपुट लाइन कितना होगा। तो आप इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n इंटू एम, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जिसमें आप देखिए कितने में जमाने की कोशिश कर रहा है, 512 इंटू 4 बिट का है ना। तो 2 टू द पावर 512 के लिए कितना चाहिए होता है 9, है ना। और m कितनी है 4 बिट का है, तो 4 बिट है। तो आपका यहाँ पे जो वो आ गया, ठीक है, n और m की वैल्यू वो आपको यहाँ पे आ गया। तो m क्या है, ये जो ये संख्या है वो आउटपुट लाइन की संख्या है, और n की जो संख्या है वो आपका इनपुट लाइन या एड्रेस लाइन की संख्या है। तो n आपका यहाँ क्या पूछ रहा है, इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन। इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन मतलब यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी 9 और m की वैल्यू हो जाएगी 4। तो 9 और 4 कहीं पे दिख रहे हैं क्या आपको, यहाँ पे दिख रहा है, तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 129वां है। ये जो फ्लिप फ्लॉप का टेबल है, एक्साइटेशन टेबल, ये किसका है। तो आपको कुछ एक्साइटेशन टेबल याद रखने चाहिए, जैसे मान लीजिए देखिए ये तो 0 0 है, 0 1 1 0 1 1। इनपुट आपको एक्साइटेशन का मतलब तो यही है कि किससे अपन एक्साइट कर रहे हैं, मतलब इनपुट चाहिए अपन को। तो यहाँ पे देखिए एक ही चीज लिखा हुआ है, जैसे आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है, उसका एक्साइटेशन टेबल जैसे ये 0 0 0 1 1 0 1 1 है, उसके लिए एस आर की वैल्यू होती है 0 1 आपका 0 1 0 एक्स, शायद एक्स एक्स होता है, फिर 0 1 एक्स एक्स होता है। और जे के फ्लिप फ्लॉप के लिए 0 1 0 एक्स होता है, 0 1 0 एक्स। और डी फ्लिप फ्लॉप के लिए आपका होता है 0 1 0 1, ठीक है, और ये उल्टा होता है आपका, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 0 1 0 1 तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये सीधा सीधा डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल मौजूद है, ठीक है। आप अगर वैसा चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसका ट्रुथ टेबल मतलब वो जो आपका ये है क्या बोलते हैं उसको, के मैप है, के मैप से आप सॉल्व इसको किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिफ्ट रजिस्टर है उसको क्यों यूज करते हैं। तो आपको पता है कि शिफ्ट रजिस्टर का जो काम है
वो हम लोगों को शिफ्ट कराने में, मतलब सीरियल पैरेलल डेटा कन्वर्जन में काम आता ही है, रिंग काउंटर में काम आता ही है, टाइम डिले कराने में भी काम आता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि इन कौन सा टाइप का जो रैम है जिसमें डेटा ना धीरे धीरे गायब हो जाता है कैपेसिटर लीक होने की वजह से, कैपेसिटर में डिस्चार्ज होता रहता है तो उसके कारण जो डेटा है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो सही आंसर है वो डी रैम है। डी रैम क्या होता है आपका, उसमें आपका देखिए यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए स्विच लगा है, यहाँ पे आपका कैपेसिटर लगा है और ये कैपेसिटर है यहाँ से, ठीक। और यहाँ से क्या है, जब सिग्नल आता है तो यहाँ पे चीजें स्टोर होती हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे वो होता है, ठीक है। चीजें ये स्टोर होती हैं और फिर ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर तो लीक करते रहेगा तो ये वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ पे मेमोरी की तरह स्टोर हो जाती है वो लीक हो जाता है। इसलिए बार बार डायनेमिक डी रैम को हम लोग को रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज आपको मेरे ख्याल से याद रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, 132वां, कि अगर गेन कांस्टेंट है, ठीक है, फॉर अ गेन कांस्टेंट के गेन कांस्टेंट के लिए जो फेस लीड कंपेंसेटर है वो क्या करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फेस लीड कंपेंसेटर है वो क्या करता है कि स्लोप ऑफ मैग्नीट्यूड कर्व है जो पूरे एंटायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन में, उसको वो रिड्यूस करता जाता है, ठीक है। तो ये एकदम स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि अगर टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, दो वे कम्युनिकेशन हो रहा है जहां बोथ पार्टी टर्न ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग, ठीक है, याद रखिएगा टू वे कम्युनिकेशन है जहां बोथ पार्टी टर्न हो रहे हैं, कभी वो ट्रांसमीटर बन रहा है कभी वो रिसीवर बन रहा है सेम रेडियो चैनल में, तो उसको क्या बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि ऐसा जब होता है कि सेम रेडियो चैनल है उसमें जब ये ट्रांसमिट कर रहा है तो ये नहीं बोल रहा है, ठीक है, या ये बोल रहा है तो ये ट्रांसमिट नहीं वो कर रहा है, मतलब दोनों एक साथ नहीं कर पा रहे हैं। सिंप्लेक्स क्या होता है, सिंप्लेक्स में अलग अलग चैनल होता है जिसमें इसमें अपन बोलते ही है, इसमें हम लोग रिसीव ही करते हैं, ठीक है। लेकिन हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों एक ही चैनल यूज करते हैं लेकिन एक समय में एक नहीं बोलता, कभी ये ट्रांसमीटर बन जाएगा तो कभी ये रिसीवर बन जाएगा, ठीक है। तो उस केस के लिए हाफ डुप्लेक्स विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। और फुल क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। वो क्या बोलता है कि एक सेलुलर सिस्टम है, ठीक है, एक सेलुलर सिस्टम है जो टोटल स्पेक्ट्रम कितना दिया गया है उसको 10 मेगाहर्ट्ज का, ठीक है। तो टोटल जो बैंडविड्थ है वो आपका 10 मेगाहर्ट्ज है और उसको क्या कर दिया है, डिप्लॉयमेंट करना है एनालॉग सेलुलर सिस्टम बेस्ड ऑन एफडीएमए टेक्निक विथ ईच सिंप्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा वर्ड बोल दिया है, हर सिंप्लेक्स का जो है ना उसका जो बैंडविड्थ है वो आपका जो वो है वो आपका आप लिख देता हूँ बैंडविड्थ ऑफ सिंप्लेक्स, ठीक है, वो 2.5 किलोहर्ट्ज है। अब आपको बोल रहा है कि कितने साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस का शब्द का मतलब आप समझ रहे होंगे कि साइमल्टेनियस का मतलब है कि एक ही टाइम पे आप बोल भी सकते हैं और आप सुन भी सकते हैं, मतलब बोलना चाह रहा है कि फुल डुप्लेक्स जो कॉल हो रहे हैं वो कितने नंबर में हो पा रहे हैं। तो आप याद रखिएगा कि फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है 2 इंटू हाफ डुप्लेक्स, और हाफ डुप्लेक्स का मतलब होता है 2 इंटू सिंप्लेक्स, मतलब ये 4 इंटू हाफ डुप्लेक्स कर लीजिए। तो आप एक काम करिए, टोटल जो बैंडविड्थ है वो 10 इंटू 10 टू द पावर 6 10 मेगाहर्ट्ज है और एक एक सिंप्लेक्स का बैंडविड्थ कितना है 2.5 किलोहर्ट्ज, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 2.5, ठीक है। अब ये होता है 4 इंटू 2.5 मतलब होता है 10, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, तो 1 किलोहर्ट्ज मतलब 10 टू द पावर 3, तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये वैसे सही आंसर होना चाहिए। बाकी इसमें मेरे ख्याल से अगर प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा तो हो सकता है ये 2000 हो और ये वाला आंसर सही हो, क्योंकि जो पीएससी लिया है वो आपका ऑप्शन नंबर सी लिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा ये क्वेश्चन को। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर 1000 या फिर 2000 होना चाहिए कायदे से,
इसका आंसर 2000 होना चाहिए, लेकिन कम से कम एक ऑप्शन मैच कराने के लिए मैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करके लेके गया, लेकिन अगर ये 2000 होता तो ये आपका सी ऑप्शन होता, लेकिन पीएससी सी ऑप्शन लिया है तो किस पर्पज से लिया है वो समझ में नहीं आया। ठीक, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर 135वां क्वेश्चन है। 135वां क्या बोलता है कि इंटर सिंबल इंटरफियरेंस का जो प्रॉब्लम आता है नैरो बैंड एफएम में आपका या टीडीएमए में, इसको किस मतलब इसको कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, जो चैनल इक्वलाइजेशन होता है ये एक ऐसा टेक्निक होता है जिससे अपन ये इंटर सिंबल इंटरफियरेंस को कम करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ आपको कि 4 प्रोबेबिलिटी, और सेम क्वेश्चन कराया था ना। एन एनालॉग सिग्नल इज बैंड लिमिटेड टू, ये है। ठीक है, तो इसमें बोल दिया है कि आपका एक एनालॉग सिग्नल है जो बैंड लिमिट किया गया है, मतलब उसकी जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो बी हर्ट्स है। ठीक, और क्वांटाइजेशन लेवल कितना है, लेवल कितना है वो है 4, मतलब एन की वैल्यू कितना है, कितना बिट है, 2 बिट है। और चारों लेवल का जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको दे दिया है, P1 और P3 की 1/8 है, P2 और P4 की 3/8 है। अब आपको इन्फॉर्मेशन रेट निकालना है। तो इन्फॉर्मेशन रेट, जो इन्फॉर्मेशन रेट होता है वो R इंटू आपका एंट्रोपी होता है। और एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको आप ले लीजिए, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी इंटू लॉग ऑफ टू 1/प्रोबेबिलिटी। तो 1/प्रोबेबिलिटी करेंगे और ये माइनस में रहेगा तो वो 1/प्रोबेबिलिटी, तो वो ऊपर जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये ऊपर में जाएगा तो ये हो जाएगा 1/8, मतलब 1/1/8 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/8 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फिर 2 से आप मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि 2 सिंबल का 3/8 है, तो 3/8 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा लॉग ऑफ 2, और उसका उल्टा कर लीजिए 8/3, है ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करना आता है तो आप कर सकते हैं, 1/4 हो गया 2/8, और ये हो गया 8, मतलब 2 to the power 3 होता है, तो 3 सामने आ जाएगा, तो 3/4। ठीक है, और लॉग 2 बेस 2 और 2 तो 1 हो जाता है। ठीक, फिर ये हो गया 6/8, 6/8 मतलब 3/4, और log 2 8/3। ठीक, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना आएगा, 1.8 आएगा इसका आंसर। ठीक है, और 1.8 आएगा तो R इंटू एच करना है। तो R आपका कितना दे रखा है, आपका B है, और नाइक्विस्ट रेट में किया गया है, मतलब 2B, तो 2B इसका रेट है, और H कितना है 1.8, तो आपका आंसर आ गया 3.6B, जो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। ठीक है, मतलब अगर कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को अपन रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्या रीजनरेशन, रीफॉर्मेशन, इंटरपोलेशन या मॉड्यूलेशन। तो इसको याद रखिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन। ठीक है, इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं इंटरपोलेशन, तो इस चीज को याद रखिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट में आते हैं, ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक सैंपल सिग्नल है जिसका बी बैंडविड्थ है। ठीक है, और उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है विदाउट एनी लॉस, मतलब नाइक्विस्ट क्राइटेरिया के हिसाब से करना है। तो क्या कंडीशन होना चाहिए, तो आपको पता है कि जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया होता है वो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 2 FM, मतलब यहाँ पे होता है ग्रेटर देन 2 × B, है ना, FS। और यही सैम्पलिंग इंटरवल क्या होता है, इसी का उल्टा होता है 1/TS। ठीक है, तो 1/TS it should be greater than 2B, तो TS should be less than equal to 1/2B, तो TS should be less than 1/2B, ये इसका सही आंसर होना चाहिए 138 का, आपका डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। कायदे से तो ये एक्चुअली बी नीचे लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखे इन लोग। ठीक, उसके बाद हम लोग 139 पे आते हैं। 139 में क्या बोलता है कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो होता है वो क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन मेथड का जो
रेजोल्यूशन होता है वो तो काफ़ी अच्छा होता है और स्पीड भी काफ़ी होती है, क्योंकि वो तो एक ऐसे ब्रांच में जाके मतलब चेक करता है ना, एक फिक्स स्टेप है उसका, तो इसकी स्पीड तो अच्छी होती है, तो इसलिए इसका आपका सी ऑप्शन सही होगा। फिर 140 पे आते हैं। 140 पे क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेइंग और मैकेनिकल वेइंग को कंपेयर कर रहा है कि किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। ठीक, तो यहाँ पे आपका इसका जो सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसमें क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेइंग की जो रिलायबिलिटी होती है वो मीडियम होती है, लेकिन मैकेनिकल वेइंग की जो रिलायबिलिटी होती है, भरोसा, वो अपना हाई होता है। ठीक है, मैकेनिकल का। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग 141 पे आते हैं। 141 में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि थर्मामीटर जब अपन कैलिब्रेट करते हैं इन द रेंज ऑफ -100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस में, किस मेथड से? इलेक्ट्रिकली हीटेड लिक्विड बाथ मैकेनिज्म से। तो उस समय बाथ लिक्विड के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? ठीक है, तो वैसे तो नेट वगैरह में आपका सिलिकॉन ऑयल दिया हुआ है सही आंसर। ठीक है, लेकिन आपका जो पीएससी है वो आपका मिथानॉल को ले लिया है सही आंसर। तो मिथानॉल पीएससी के द्वारा लिया गया है, लेकिन बाकी सब जगह सिलिकॉन ऑयल में देखा हूँ। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये डाउटफुल टाइप का है, लेकिन पीएससी आपका बी लिया है। फिर 142 में आते हैं। 142 क्या बोलता है कि कौन सा मोस्ट स्टेबल प्राइमरी स्टैंडर्ड है फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, जो आपका पीएससी है वो आपका सही आंसर लिया है हाइड्रोजन मेजर स्टैंडर्ड को, हाइड्रोजन मेजर स्टैंडर्ड को। वैसे कई जगह इंटरनेट में ये सीजियम बीम स्टैंडर्ड को भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले क्वार्ट्स आया करता था, फिर क्या बोलते हैं, अभी सीजियम भी वो हो रहा है, लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हाइड्रोजन मेजर स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो उसको आपको लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इसका एक फंक्शन आपको दे रखा है, अब इसको आपको मैक्स टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, मैक्स टर्म अगर आपको निकालना आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप एक काम करिए, मीन टर्म निकाल लीजिए, और जो बच जाते हैं वो मैक्स टर्म में हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे आपका एक्स बार एक्स हो गया, वाई बार जेड बार, वाई बार जेड, वाई जेड, और वाई जेड बार। ठीक, आप इसको एक्स वाई को करना है तो एक्स वाई मतलब यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, है ना ये। और एक्स बार जेड का मतलब होता है एक्स बार जेड का मतलब यहाँ पे। तो आपका कौन सा टर्म बच गया? 0 1 0, सॉरी 1 तो ये है, 0 1 2, तो 2 बच गया, 3, है ना, 4 5 4 5, ये टर्म बच गए। तो ये वाले जो टर्म है ये मैक्स टर्म बन जाएंगे, और ये जो टर्म है ये मीन टर्म है। तो ये आप देख सकते हैं 0 2 4 5 है, तो बी ऑप्शन 143 का सही आंसर होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, कि 5 और 6 वेरिएबल का के मैप कितना रिक्वायर करेगा स्क्वायर डब्बों का। जो स्क्वायर का डब्बा अपन बनाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमेशा 2 टू द पावर चलता है। तो 5 वेरिएबल के लिए कितना होगा? 2 टू द पावर 5 मतलब 32। तो 32 हो गया, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो यही सीधा है। और 2 टू द पावर 6 मतलब 64, तो ये आपका सही आंसर होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपका आईसी लॉजिक फैमिली में जो डीसी नॉइस है इस कॉज्ड बाय, किसके ड्रिफ्ट के कारण डीसी नॉइस आता है? क्या करंट लेवल, क्या वोल्टेज लेवल, क्या पावर लेवल, या ऑल ऑफ द अबव? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ये है बी ऑप्शन, वोल्टेज लेवल के कारण। आप ऐसे भी नेट वगैरह में भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आईसी लॉजिक आईसी लॉजिक फैमिली में डीसी नॉइज जो आता है वो वोल्टेज लेवल के फ्लक्चुएशन ड्रिफ्ट के कारण ही आता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट, लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं उस पे, कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है क्लोज लूप का, इसका अपन को गेन निकालना है वो। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ, चलिए यहाँ पे S4 लिख लेते हैं, S क्यूब लिख लेते हैं, S स्क्वायर लिख लेते हैं। ये हो गया 1 11 और K, है ना। जिसको नहीं आता उसको बता देता हूँ, यहाँ पे ऑड नंबर को पहले लिखते हैं, फिर ये इवन इवन को यहाँ यहाँ लिखते हैं, 6 6। ठीक,
तो ये मल्टीप्लाई हो गया 66 माइनस 6 हो गया 60, 60 डिवाइडेड बाई 6 हो गया 10 और ये टर्म यहाँ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद s टू द पावर 1 में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो गया 60, 60 माइनस 6k डिवाइडेड बाय 10 और ये हो गया 0 और s टू द पावर 0 में ये टर्म यहाँ आ जाएगा। तो k शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से ये समझ में आ गया। और ये टर्म भी ग्रेटर देन 0 मतलब 60 माइनस 6k बाय 10 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है 60 शुड बी ग्रेटर देन 6k, मतलब k शुड बी लेस देन 60 बाय 6 मतलब 10। तो आपका k 0 से बड़ा होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए, तो ए ऑप्शन ही मेरे ख्याल से सही ऑप्शन बैठ रहा है यहाँ पे। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 147th में रूट लोकस का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है रूट लोकस का। इसको आप अगर प्लॉट भी करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा s इज इक्वल टू -3 पे एक पोल है और s इज इक्वल टू -5 पे एक पोल है और इसका जो जीरो है वो है s इज इक्वल टू -6 पे। अब देखिए वो पूछ रहा है ब्रेक अवे कहाँ होगा और ब्रेक इन कहाँ होगा। तो देखिए ये दोनों पोल के जब इधर जाएंगे ये इधर जाएंगे तो बीच में कहीं पे ब्रेक अवे होगा, ठीक है। और इधर जाके मिलेंगे तो ये इधर जाएगा एक इधर जाएगा तो ब्रेक इन इधर होगा। मतलब -3 और -5 के बीच में ब्रेक अवे होगा। आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, बस ऐसे ही इसको वैल्यू देखिए। -3 और -5 के बीच में देखिए -2 बोल रहा है ब्रेक अवे। -2 मतलब क्या होगा, देखिए इसके इस तरफ -2 तो हो ही नहीं सकता। -4.27 तो हाँ बिल्कुल यहाँ पे एक चांसेस है। -7.73 मतलब -5 के आगे, तो वहां पे भी ब्रेक अवे नहीं हो सकता, तो ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। -1 ये तो और यहाँ पे है तो ये और खत्म हो गया। तो सिंपल एलिमिनेट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा, ठीक। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाइक्विस्ट प्लॉट का क्वेश्चन है। ये जो नाइक्विस्ट प्लॉट आपको दिख रहा होगा वो सीधा सीधा आपका टाइप 1 सिस्टम का नाइक्विस्ट प्लॉट है। यहाँ पे पूछ भी वही रहा है कि इसका कौन सा टाइप का है। तो आपका k बाय एस टी प्लस 1 का ये ट्रांसफर क्या बोलते हैं वो है, नाइक्विस्ट प्लॉट है, ठीक। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप 1 सिस्टम का ये नाइक्विस्ट प्लॉट है। उसके बाद बी ऑप्शन इसका था सही आंसर, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं एम सर्कल का क्वेश्चन। ये भी कंट्रोल सिस्टम का है कि जो कांस्टेंट एम सर्कल होता है कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैग्नीट्यूड एम ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर वैल्यू ऑफ एम जो है वो अगर ग्रेटर देन 1 है, एम इज ग्रेटर देन 1, तो वो किस तरफ लाई करेगा, एम इक्वल टू 1 लाइन के लेफ्ट में या राइट में, ऐसा करके। तो याद रखिएगा कि एम जब ग्रेटर देन 1 होता है तो लेफ्ट ऑफ एम इक्वल टू 1 लाइन पे लाई करता है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आते हैं लास्ट क्वेश्चन में। एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है जिसका ये आपको मैट्रिक्स दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि ये कंट्रोलेबल है कि ऑब्जर्वेबल है। तो देखिए कंट्रोलेबल होने के लिए क्या वो है कि आपका जो बी है, कहाँ गया, एक मिनट ना, ये आपका बी है, बी जैसे ये तो ए मैट्रिक्स है, ये आपका बी मैट्रिक्स है, ये आपका सी मैट्रिक्स है और डी अभी है नहीं। तो यहाँ पे ए बी है फिर ए बी है, इसका आप मैट्रिक्स निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, फिर आप देखिए। तो बी को तो अपन चलिए B01 है, ठीक है। ए बी अपन निकाल लेते हैं, ए बी क्या हो गया a इंटू बी, तो आप इसको कर लीजिए -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 0। और 0 इंटू 0 प्लस -2 इंटू 1 -2, तो -2 हो गया, ठीक, ए बी की वैल्यू। तो आप इसको रख सकते हैं, बी की वैल्यू हो गई 0 1 और ए बी की वैल्यू हो गई 0 -2, ठीक है। तो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसका मतलब है जहां वैल्यू 0 आना मतलब नॉट कंट्रोलेबल, सिस्टम जो है आपका नॉट कंट्रोलेबल है, याद रखिएगा, ठीक। ऑब्जर्वेबल के लिए क्या करना है, आपको सी ट्रांसपोज निकालना है और एटी सी टी ट्रांसपोज निकालना है और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो सी टी देखिए सी ऐसे लिखा हुआ है, तो सी ट्रांसपोज क्या होगा आपका 1 2 इस तरीके से होगा। और एटी सी टी क्या होगा, एटी सी टी वो होगा आपका, एटी क्या है इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो -1 0 0 -2 और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए सी टी के साथ 1 2 के साथ। अब इसका आंसर कितना आएगा, -1 इंटू 1 1 है ना, और 0 इंटू 2 0, मतलब -1 है और ये 0 इंटू 1 -2 इंटू -2 -4 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 80 सी टी आ गया। अब इसको आप रख दीजिए, पहले सी टी रखिए 1 2
और 80 सीटी रखी है, 80 सीटी कितना है, -1 -4, ठीक। इसको आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। जहां नॉट इक्वल टू 0 है मतलब ऑब्जर्वेबल है। तो ये सिस्टम जो आपका आया वो कंट्रोलेबल नहीं है पर ऑब्जर्वेबल है, तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन होगा, सिस्टम ऑब्जर्वेबल है बट नॉट कंट्रोलेबल है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो में भी 50 क्वेश्चन मिले हैं जो आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी समझ में आए होंगे। काफी लंबा चला वीडियो, लेकिन आई होप एक एक चीज को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा और लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा जितना हो सके। तो बाकी इस चैनल में आपको और भी इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी वीडियोस हैं वो आपको गेट और ईएससी जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो आप उसको देखिए, मैं और भी कुछ कुछ वीडियोस डालूंगा टेक्निकल वाले, तो आप चैनल को फॉलो करते रहिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के साथ, नेक्स्ट कोई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे सभी को। जय हिंद, जय भारत।